नमस्कार, आप सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक, एक नए चैप्टर से रूबरू होंगे। एक नए चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द्विघात समीकरण। तो पहले हम जानेंगे कि द्विघात समीकरण होता क्या है, इसमें आपको पढ़ना क्या है, यह हम जानेंगे। यहाँ पर देखिए दो टर्म, एक द्विघात है और एक समीकरण। समीकरण का प्रयोग हम लोग बहुत टर्म में करते हैं, मैथमेटिक्स में भी आता है समीकरण और साइंस में भी आता है। समीकरण तभी तैयार होता है जिसमें दो पक्ष दिखाई देते हैं। दो पक्ष अगर किसी भी तरह के दिए गए व्यवस्था में आपको दिखाई देता है वो एक समीकरण का स्वरूप होता है। समीकरण में बहुत तरह के प्रकार होते हैं। एक अब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो एक होता है इक्वालिटी, यानी कि तुलना करने पर अगर दो टर्म आपस में बराबर हो गए तो उसका जो गणितीय स्वरूप होता है उसको हम समीकरण कहते हैं। क्या कहेंगे समीकरण को? समीकरण का मतलब यह हो गया, समीकरण भी कह सकते हैं, इसको समीका भी कहते हैं। इसी के दो नाम, समीकरण कहिए या इसी को समीका कहिए। यानी कि समीकरण एक नाम है और समीका इसका एक गुण है। अब यहाँ देखिए कि समीका को हम अंग्रेजी में कहते हैं इक्वालिटी, समीकरण को कहते हैं इक्वेशन। यानी कि दोनों बना हुआ है इक्वल से, यानी कि इक्वल एक टर्म होता है, इक्वल का मतलब होता है बराबर, इक्वल का मतलब होता है बराबर। और इसी इक्वल से दो टर्म बने हुए हैं, यानी कि एक होता है इक्वेशन और एक होता है इक्वालिटी। इक्वालिटी इक्वेशन कहें तो इसका हिंदी नाम देते हैं, इसको कहते हैं समीकरण, और इक्वालिटी को कहते हैं हम समीका। अब कॉन्सेप्ट दोनों का एक ही है, सेम कॉन्सेप्ट है। क्या? तो किसी भी तरह के दो राशियों को तुलना करें, तुलना करने पर यदि वह बराबर आते हैं और बराबर आते हैं तो जब उनको बराबर के साथ हम व्यक्त करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, तो वही व्यवस्था समीकरण कहलाती है। और उनके बराबर होने का जो गुण होता है वह समीका कहलाता है। यानी कि यहाँ पर पहले हम यह जाने कि समीकरण क्या होता है। अगर सामान्य व्यवस्था में कहें, सामान्य बोलचाल में कहें, समझने के अकॉर्डिंग कहें तो किसी भी तरह का कोई भी राशि अगर आपको दिया गया हो और उसमें आपको बराबर दिखाई दे, क्या दिखाई दे? बराबर दिखाई दे, तो आप समझ जाइए कि यह क्या है? समीकरण है। तो सबसे पहले हम समीकरण की बात करते हैं। तो समीकरण जाने कि क्या होता है। आप समीकरण को लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? जब दो राशियों का तुलना किया जाए और तुलना करने पर वह हमें बराबर प्राप्त हो तो उस रूप को, उस व्यवस्था को जैसे हम दिखाते हैं वह व्यवस्था समीकरण कहलाती है। यानी कि दो राशियां तुलनात्मक रूप से बराबर हो, उस राशियों को जिस व्यवस्था के अंतर्गत हम दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, वह व्यवस्था, वह प्रदर्शन समीकरण कहलाता है। यानी कि हम लिख सकते हैं कि जब दो राशियां तुलनात्मक रूप से समान हो, समान कहने का मतलब बराबर, अब इसको हम डिनोट करेंगे, बराबर हो। जब दो राशियां तुलनात्मक रूप से समान हो तो उन राशियों के तुलनात्मक प्रदर्शन को समीकरण कहते हैं। समीकरण
कहते हैं। यानी कि उनका प्रदर्शन तब कैसे करेंगे हम, तो एक जो राशि होगा, जैसे पहली राशि वह किसी प्रकार की भी राशि हो सकती है, और दूसरी राशि यह हो गया, और इनके बीच में बराबर दे दिए। यह बता रहा है यह चिन्ह कि यह राशि इसके इक्विवेलेंट है, इसका जो मान होगा वही मान इसका भी होगा। तो इस स्वरूप को हम कहते हैं समीकरण, जिसमें बराबर के जो बाएं होता है इसका नाम देते हैं अंग्रेजी में LHS, यानी कि बायां पक्ष, बायां पक्ष। और दूसरी राशि जो बराबर के दाईं तरफ होती है इसको कहते हैं दायां पक्ष, दायां पक्ष, यानी कि RHS। LHS कहने का मतलब हो गया लेफ्ट हैंड साइड, और दायां पक्ष यानी कहने का मतलब हो गया राइट हैंड साइड। अब यहाँ पर यह जो दोनों राशि को हमने बराबर कर दिया, तो इस पूरी व्यवस्था का नाम देते हैं, यह जो पूरी व्यवस्था हो गई इसको कहेंगे समीकरण, समीकरण। अब सीधा सीधा अगर हम इसको समझने का कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि किसी भी गणितीय स्वरूप में या दुनिया के किसी भी हम जो राशि जिसको प्रकट करते हैं, अगर उनके बीच में बराबर दिखाई दे दे, बराबर दिखाई दे दे, तो हम उसको समीकरण कहते हैं। अब देखिए इसको प्रैक्टिकली कैसे समझेंगे। जैसे हम अपने दैनिक जीवन के विभिन्न क्रियाकलापों में दंड तुला का प्रयोग करते हैं। दंड तुला आपका संपूर्ण रूप से अगर प्रैक्टिकली समझे तो एक समीकरण की भांति ही होता है, जहां पर उसका जो मध्य भाग होता है जिसको सेंट्रलाइज करके कोई व्यक्ति तुलना करता है दो पलरों का कि यह बराबर है कि नहीं है, तो वह सेंट्रलाइज जो सेंटर में होता है कांटा, वह हो गया आपका बराबर का चिन्ह। और कमानीदार तुला का दो जो भाग होता है, पार्ट होता है, एक बायां और एक दायां, वह समीकरण के क्रमशः बायां पक्ष और दायां पक्ष होता है ना। तो यहाँ पर हम इसको समीकरण के द्वारा इस प्रकार से समझ सकते हैं। ऐसे आप देखिए, जैसे अगर हम कहते हैं x, तो यह मात्र एक व्यंजक है। अगर हम कहते हैं y, तो यह मात्र एक व्यंजक है। अगर हम कहते हैं 3x + 5, तो यह मात्र एक व्यंजक है। लेकिन इसी के साथ हम बराबर 0 दे दें तो यह आपका एक समीकरण हो गया। इसी के साथ y बराबर 5 दे दें तो यह एक समीकरण हो गया। इसके साथ हम कितना बराबर y दे दें तो यह एक समीकरण हो गया। तो समीकरण और व्यंजक या किसी राशि में थोड़ा सा कहीं अंतर होता है, यानी कि दो राशियों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर, तुलना करने पर यदि दोनों राशियां एक दूसरे के बराबर होती है और उन बराबर राशियों का जो प्रदर्शन होता है, जो निरूपण होता है, वह निरूपण हम समीकरण के रूप में प्रकट करते हैं या वह समीकरण कहलाता है। उस बराबर के चिन्ह के बाएं तरफ, यानी कि हम जब काम करते हैं तो उस स्थिति में जो आपके बाएं हाथ की तरफ होता है वह बायां पक्ष होता है, और जो दाएं हाथ की तरफ होता है वह दायां पक्ष होता है। तो हम ऐसे समीकरण की व्यवस्था को कर सकते हैं, या इस प्रकार से इसका समीकरण का यह स्वरूप हुआ। अब देखिए आप, हमने इक्वल से दो चीज बनाया, एक इक्वेशन और एक इक्वालिटी। यह समीकरण हुआ, यानी कि एक व्यवस्था का नाम हुआ, यह दूसरा कुछ नहीं है। यह क्या है, तो एक व्यवस्था हमने बनाया। कैसी व्यवस्था है यह, तो तुलनात्मक व्यवस्था है। तुलनात्मक भी कैसी है कि तुलना किए तो बराबर आ गया। उस बराबर वाली तुलनात्मक व्यवस्था का जो रूप होता है वही समीकरण कहलाता है। यहाँ पर समीकरण के बहुत सारे हमने परिभाषा जाना। अब इसमें इसके बाद इस समीकरण के जो गुण को बताता है, यानी कि समीकरण को देखने के पश्चात हम कहते हैं कि पहली राशि यानी कि बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर होगा। यह जो गुण है बराबर होने का दो पक्षों का, उसको कहते हैं हम समीका। अगर बराबर नहीं होता है, अगर बराबर दो पक्ष नहीं होता है, तो बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, तो उसके बाद दो कंडीशन आता है, तब या तो बड़ा होगा और नहीं तो छोटा होगा। तो इस स्थिति में जब दो पक्ष बराबर नहीं होते हैं तो उसको कहते हैं इनइक्वालिटी, यानी कि असमीका। तो यहाँ पर हमको असमीका नहीं पढ़ना है, असमीका का कॉन्सेप्ट
थोड़ा सा हम लोग वर्ग 9 में पढ़े हुए हैं, वहां पर हम लोग त्रिभुज के अंतर्गत यह पढ़ते हैं कि कोई अगर त्रिभुज की 3 भुजा में से कोई एक भुजा अगर बड़ा है तो उसके सामने का कोण बड़ा होगा। अगर त्रिभुज में कोई एक कोण छोटा है या कोई भुजा छोटी है तो उसके सामने का, उस कोण के सामने का भुजा छोटा होता है, उस भुजा के सामने का कोण छोटा होता है, तो यह असमिता की बात होती है। यानी कि तुलनात्मक रूप से जब दो राशियां बराबर होती हैं तो उस व्यवस्था को, उस तुलनात्मक प्रदर्शन को हम समीकरण कहते हैं। एक बात ध्यान दें, यहाँ प्रश्न बनाना महत्वपूर्ण नहीं है, कंसेप्ट समझना महत्वपूर्ण है, और वह भी प्रैक्टिकली। जब इसको आप अपने से जोड़ करके देखेंगे तो यह आपको समझना एकदम आसान हो जाएगा। लगेगा कि इसके पहले ऐसा न कुछ हमने पढ़ा था, न सुना था, न जाना था। तो जब आप इसको ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे और अनुकरण करेंगे तो यह आपको एकदम हल्का प्रतीत होगा। अब आइए देखते हैं हम समीका के बारे में। तो समीका, जैसा कि हमने अभी बताया कि समीका समीकरण के रूप में जो प्रदर्शन होता है, जो निरूपण होता है, उसका एक गुण मात्र है, जिसके द्वारा हमें यह पता चलता है कि जो समीकरण दिया गया है उसमें एक राशि दूसरे के बराबर है। या अगर समीका कहा जाता है, समीका कहने का तात्पर्य ही हो जाता है कि एक ऐसा समीकरण हमको मिलने वाला है, या एक ऐसा समीकरण दिया जाने वाला है, या एक ऐसा समीकरण दिया गया है जिसमें का एक पक्ष दूसरे पक्ष के क्या होगा, बराबर होगा। इसी से मिलता है असमीका, यानी कि जो समीका नहीं हो, यानी कि जो समीकरण नहीं हो। यानी कि जब एक पक्ष दूसरे पक्ष से कुछ कम हो या कुछ ज्यादा हो तो उस स्थिति में उस व्यवस्था को, उस प्रदर्शन को, उस निरूपण को हम असमीका कहते हैं। यानी कि समीका और असमीका मात्र दिए गए दो पक्षों का तुलनात्मक रूप में जो प्रदर्शन होता है उसका एक गुण मात्र होता है, जिसके द्वारा हमें यह पता चलता है कि एक पक्ष दूसरे पक्ष के बराबर है, बड़ा है या छोटा है। तो हम समीका से यह पता कर सकते हैं या यह हमें प्रतीत होता है या हमें प्राप्त होता है कि एक पक्ष दूसरे पक्ष के बराबर है। अगर यही असमीका की बात होती वहां पर बराबर नहीं होता, अपितु या तो एक पक्ष दूसरे पक्ष से बड़ा होता, नहीं तो एक पक्ष दूसरे पक्ष से छोटा होता। इस तरह से यह समीका हुआ। अब हम अपने मुख्य बात पर आते हैं। यह समीकरण की बात हुई, अब पूरे कंसेप्ट की बात करते हैं, द्विघात समीकरण। अब देखिए द्विघात समीकरण। अब देखिए हमने समीकरण को जाना, अब हमको जानना है द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण यानी कि समीकरण है, तो इतना तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर हमको दो पक्ष मिलने हैं और वह दोनों पक्ष क्या होंगे, बराबर होंगे। तो द्विघात समीकरण का मतलब यह हुआ कि हमको जो द्विघात बहुपद हम लोग पढ़ करके आए हैं, उस द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, अगर वह 0 के बराबर हम कर देते हैं। 0 के बराबर हम क्यों करते हैं, या पहले क्लास में हमने समझाया हुआ है, क्योंकि 0 एक इनिशियल नंबर है और हम अगर गणित पढ़ते हैं तो किसी फाइंड नंबर यानी कि किसी नोन नंबर, अननोन को नोन के रूप में प्राप्त करने के लिए, अज्ञात को ज्ञात के रूप में व्यक्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, या जो अनडिफाइंड है उसको डिफाइन करने के लिए हम गणित का अध्ययन करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि किसी द्विघात बहुपद को जब 0 के बराबर कर देते हैं तो वह समीकरण के रूप में परिवर्तित हो जाता है, समीकरण के रूप में प्राप्त हो जाता है, और समीकरण का वही स्वरूप हमें द्विघात समीकरण का रूप देता है, यानी कि द्विघात समीकरण कहलाता है। अब थोड़ा देखेंगे, इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। या ऐसे आप लिख भी सकते हैं कि जब द्विघात बहुपद को 0 के बराबर लिखा जाता है तो वह गणितीय स्वरूप द्विघात समीकरण कहलाता है। द्विघात समीकरण कहलाता है।
द्विघात समीकरण कहलाता है। जैसे आप जानते हैं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब थोड़ा इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर यह क्या हो गया, यह हो गया आपका द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। यह तो आपको पता है यह शून्य है, यह आपका RHS हुआ, यह आपका LHS हुआ, यह बराबर का चिन्ह है और पूरा मिला दिए तो इस संपूर्ण को हम क्या कहेंगे, इस संपूर्ण को कहेंगे द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। यानी कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, हम कह सकते हैं व्यापक रूप के लिए कि जो व्यापक रूप होता है वह x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, जहां क्या होगा a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 के बराबर हो जाएगा तो x स्क्वायर वाला टर्म गायब हो जाएगा, तथा a b c क्या है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। तो यह हो गया आपका द्विघात समीकरण। फिर से समझिए, द्विघात समीकरण यानी हम सीधा सीधा इसका परिभाषा अगर हम कहें तो यह परिभाषा तो हम ऐसे लिखे हुए हैं, अगर इसका परिभाषा आपको कहना तो आप कह सकते हैं एक वैसा समीकरण जिसमें शामिल चर का अधिकतम घात 2 होता है वह क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण कहलाता है। हम इस परिभाषा को इधर भी लिख देते हैं, हम लिख सकते हैं एक ऐसा समीकरण, एक ऐसा समीकरण जिसमें शामिल चर का अधिकतम घात 2 होता है, द्विघात समीकरण कहलाता है, द्विघात समीकरण कहलाता है। यानी कि आप कैसे पहचानेंगे द्विघात समीकरण को, तो सीधा आप देखिए पहले कि बराबर का चिन्ह उसमें शामिल है कि नहीं। पहला हो गया, अगर बराबर दिखाई देगा तो समझ लीजिए कि यह समीकरण है। अब आपको क्या चेक करना है कि द्विघात है कि नहीं है, तो आप करेंगे क्या, तो जिस चर में वह होगा समीकरण, जो चर शामिल होगा उस चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो समीकरण हो और शामिल चर का अधिकतम घात 2 हो तो आप सीधा कह सकते हैं कि यह समीकरण द्विघात समीकरण है। आगे अगले एक्सरसाइज में हमको यही पढ़ना है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है या कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो अभी हम लोग जाने द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, द्विघात समीकरण का पहचान क्या है, द्विघात समीकरण आपको लिखते कैसे हैं, द्विघात समीकरण पहचानते कैसे हैं, और तो यहाँ से जितना हमने कंसेप्ट बताया इसके आधार पर आप द्विघात समीकरण का पहचान कर सकते हैं। पुनः एक बार फिर आप लोगों को बताएं कि आप सभी अगर देखें, पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो संपूर्ण वीडियो को देखें, जिससे कि आपको संपूर्ण कंसेप्ट की प्राप्ति हो, पूरे ढंग से आप उसको कर सके। ऑनलाइन क्लास के लाभ है यह कि जैसे हमने कुछ बात बताया, हमने कुछ लिखा, किसी विद्यार्थी को कभी समझ में नहीं आया तो अब पूछता है कि सर फिर से इसको बताइए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, उतना बार देखिए जितना बार आपको समझ में नहीं आ जाए। वह बात बार बार सुनिए कि वहां पर जहां पे आपको समझ में नहीं आ रहा है वहां पर कहा क्या जा रहा है। जब उसको प्रयास कीजिएगा समझने का, आप उसको समझ पाएंगे, आप उसको देख पाएंगे कि वह आपका है कि नहीं है। अब यहाँ पर हम कुछ उदाहरण के माध्यम से हम जानेंगे कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है या नहीं। इसके पहले कहने का तात्पर्य है कि जो भी विद्यार्थी नए चैनल से जुड़े हैं, नए जुड़ रहे हैं, वह अगर वीडियो पूरा देखिए, पूरा देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर बात समझ में आ रही है, पढ़ाई अच्छी लग रही है, तो आप नीचे दिए गए रेड आइकॉन पे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए, जिससे कि आपको चैनल के सारे अपडेट लगातार मिलते रहें और आप उससे लाभ प्राप्त कर सकें।
इसके पश्चात अभी थोड़ा हम यह देखेंगे कि कुछ उदाहरण के माध्यम से कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो आइए देखते हैं उदाहरण। तो देखिए हम यहाँ पर जो अभी सीखे हैं कि कैसे हम पहचानेंगे कोई द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो हम कुछ उदाहरण से देखते हैं। फिर से हम द्विघात समीकरण का कंसेप्ट इसको रिवाइज करें तो हमने बताया कि वैसा समीकरण जिसमें शामिल चर का अधिकतम घात कितना हो, 2 होता हो, तो वह द्विघात समीकरण होता है। और भी इसका पहचानने का आसान तरीका, बराबर दिखाई दे तो समीकरण हो गया और उसको हल कर लीजिए। हल करने के बाद जो लास्ट रिजल्ट में आपको चर का घात 2 दिखाई देता है अधिकतम, तो समझ लीजिए कि द्विघात समीकरण। बस हमको इतना ही देखना है। आइए तो इसको हल करके देखते हैं कि द्विघात समीकरण कौन है और कौन नहीं है, या दोनों द्विघात समीकरण है या दोनों में से कोई नहीं है। देखिए यहाँ पर पहला दिया हुआ है x + 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × x - 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या होगा, x + 1 का स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab यानी कि 2ab यानी कि 2x + b² यानी कि 1 इज इक्वल टू 2x ± 2 × 6। अब देखिए यहाँ क्या होगा, x² + 2x + 1, इस दोनों को इधर कर दिए, -2x + 6 = 0। क्या हो जाएगा, x² + 2x - 2x ये कैंसिल हो जाएगा और 1 + 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ बराबर दिखाई दे रहा है, तो पहला हो गया कि यह समीकरण है। अब इसमें शामिल चर कौन है, तो x है और x का अधिकतम घात कितना है, 2 है। तो हम कह सकते हैं कि यह समीकरण क्या है, द्विघात है। यह समीकरण द्विघात है, यानी कि दिया गया समीकरण में शामिल चर का अधिकतम घात 2 होगा तो द्विघात समीकरण कहलाएगा। दूसरा देखते हैं क्या है, x - 2 × x + 1 इज इक्वल टू x - 1 × x + 3। यानी x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x × x + 1, फिर -2 × x + 1, फिर x × x + 3, फिर -1 × x + 3। अब देखिए x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x² + x -2x -2 x² + 3x फिर -x और -3। अब देखिए आप यह दोनों तरफ x² है, इसको एक तरफ ले जाएंगे, दोनों तरफ समान है, इधर भी एगो x², इधर भी x², दोनों का चिन्ह भी समान है। अगर एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाएंगे तो एगो प्लस और एगो माइनस, तो इससे यह कैंसिल हो जाएगा। और देखिए x - 2x यानी कि -x -2, 3x - x यानी कि 2x - 3। अब इसको इधर कर दीजिए, क्या हो जाएगा, -x - 2 -2x + 3 इज इक्वल टू -x - 2x - 3x -2 + 3 + 1 इज इक्वल टू। यहाँ बराबर दिखाई दे रहा है तो समीकरण है। इसमें शामिल चर कौन हो गया, x हो गया। इसका अधिकतम घात कितना है, 1 है। जबकि हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण कब होगा, जब शामिल चर का अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, तब वह द्विघात समीकरण होगा। लेकिन इसमें शामिल चर का अधिकतम घात कितना है, 1 है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ लिखेंगे यह इसमें शामिल चर का अधिकतम घात 1 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। इस तरह से आप जांच कर सकते हैं जो कॉन्सेप्ट है उसके आधार पर कि दिया गया समीकरण द्विघात है या नहीं। तो पुनः अब इसके हल के साथ अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे। तब